गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास में आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उम्मीद है इससे पढ़ाए गए सारे चैप्टर्स, पिछले चैप्टर्स आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छी सी तैयारी आप अपने एग्ज़ाम के लिए कर रहे होंगे। तो आज हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको आप पढ़ेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट आपको हर जगह मिलेंगे यूज़ करने के लिए। तो बेटा सबसे पहले समझ लें केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। बहुत ही आसान है, केमिकल हटाई दीजिए, बॉन्डिंग पे बात कीजिए। ठीक है, केमिस्ट्री थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं, केमिकल को हमने ड्रॉप कर दिया और हम बात करेंगे बॉन्डिंग की। कितने बच्चे होंगे जो बॉन्डिंग का मतलब जानते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, एकदम सही बता रहे हैं आप लोग। बॉन्डिंग का मतलब एक दूसरे के प्रति आकर्षण, अट्रैक्शन इसको बोलते हैं। एक दूसरे के प्रति कितना अट्रैक्शन आपका है, ठीक, इसी को हम बोलते हैं बॉन्डिंग। आप मित्र हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, आप दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन होगा, कोई ना कोई ऐसा आपका स्वभाव होगा, नेचर होगा जो आपको पसंद होगा, जिसकी वजह से आप फ्रेंडशिप में हैं। तो उसी तरह से केमिकल्स में भी अट्रैक्शन होता है और उस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। बेटा चाहे केमिस्ट्री हो और चाहे आपका जो फ्रेंडशिप लाइफ है वो हो, दोनों बहुत ही सिमिलर हैं। इनको अभी आप पढ़ेंगे, इस चैप्टर को देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नेचर्स आपके नेचर्स के अकॉर्डिंग हैं या आपके नेचर से मिलते जुलते हैं। शुरुआत में ही देख लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब केमिकल्स के बीच में या जो केमिकल सब्सटेंस हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इसी तरह से आपके फ्रेंड्स हैं, तमाम फ्रेंड्स होंगे, किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होगी, किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप नॉर्मल होगी और किसी के साथ आप फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते होंगे। तो उसी तरह से आप देखते होंगे कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है, किसी के साथ नॉर्मल स्टेज में रहता है और किसी के साथ उसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से केमिस्ट्री के केस में भी तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि आपकी फ्रेंडशिप लाइफ में भी मौजूद होती हैं। तो इस तरीके से इसको हम रिलेट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टर्म उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया बेटा? ऐसी बॉन्डिंग जो केमिकल सब्सटेंस के बीच में जनरेट होती है या इस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो डिफरेंट टाइप के या सिमिलर टाइप के केमिकल सब्सटेंस के बीच में जनरेट होती है और उसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। बेटा केमिकल बॉन्डिंग कई तरीके की होगी, जैसे आपकी बॉन्डिंग अभी बताई गई है, कई तरीके की हो सकती है। तो उसी तरह से केमिकल बॉन्डिंग भी कई तरीके से हो सकती है। सबसे पहली केमिकल बॉन्डिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे, वो है आयनिक बॉन्ड। आप लोगों ने इसके बारे में 10th में भी पढ़ रखा होगा, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट वहाँ पे है बॉन्डिंग को लेकर, उसको आपने देखा होगा। यहाँ पर भी देखिए, सबसे पहला बॉन्ड जो हम पढ़ेंगे वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के और भी नाम हैं, उनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं और पोलर बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको ज़रूर याद रखेंगे। कभी कभी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं कि भाई पोलर बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यहाँ पर आपको हमने सब नाम लिख दिए हैं। पहला है बेटा आयनिक बॉन्ड, उसके बाद में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या पोलर बॉन्ड। तो आपसे एग्ज़ाम में अगर पोलर बॉन्ड पूछा जाएगा तो अपनी डिस्कवरी मत लिखिएगा, आप आयनिक बॉन्ड के बारे में सिंपल डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, या कहीं बुक में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट लिख गया तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, अरे हम तो गलत पढ़ रहे हैं, गुरुजी गलत पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक नया नाम वहाँ पे मिल रहा है आयनिक बॉन्ड का ही। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। बेटा देखो, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है उसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। बात सुनिए, समझिए, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब आगे देखेंगे कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। बेटा अगर कोई मेटालिक सब्सटेंस है, वो मेटालिक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को ट्रांसफ़र कर देता है और उस ट्रांसफ़र के थ्रू जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है उसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। बात समझ में आ गई? तो आप ये भी कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म between metal and non-metal with the help of transfer of electrons। बात समझ में आ रही बेटा? फिर से देखिए, आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहे हैं। किस तरह से बन रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हुआ तो एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में डेवलप हुआ और चूंकि यहाँ पर आयन का फॉर्मेशन होता है इसलिए आयनों के बीच में बनने वाले बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड।
क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसको सुन लीजिए। क्या बताएंगे, कोई पूछता है तो आप बताएंगे आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको लिखना है, बताना है। बात समझ में आई? अब चलिए देखते हैं होता क्या है। बेटा आप जानते हैं जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से रिलीज़ कर सकता है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। क्लास 10th में तो पूरा चैप्टर ही है मेटल और नॉन मेटल, वहाँ पर आपने ज़रूर इस बात को पढ़ा होगा। तो कोई यहाँ पर आपको सस्पेंस नहीं होना चाहिए, कोई यहाँ पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि मेटेलिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच कैन रिलीज इट्स आउटर सेल इलेक्ट्रॉन ईजिली। ऐसे सब्सटेंस जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से रिलीज कर सकते हैं, इस तरीके की सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बेटा? मेटालिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मेटल है। अब क्या करेगा मेटल? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों को रिलीज़ करेगा। जब इलेक्ट्रॉनों को रिलीज़ करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? कितने बच्चे बता सकते हैं? अगर कोई मेटालिक सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉनों को रिलीज़ करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? वेरी गुड, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हुआ, इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ किया तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने के कारण उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर एक तरीके का जो चार्ज डेवलप हो रहा है, उन चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक्चुअली उसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आप ये कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड इज़ द बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन और एनायन। यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाले आयन को बोलते हैं एनायन। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्लियर? एक और बात समझेंगे, यहाँ पर जो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अभी भी आपसे बात हुई है कि बॉन्डिंग क्या है बेटा? एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप ये कह सकते हैं आयनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जो स्पेसिफिक फोर्स डेवलप हो रहा है उसका एक यहाँ पर पर्टिकुलर नाम होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं कूलॉम्बिक फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही ध्यान से सुने और समझें और नोट्स में लिखें, तभी चीज़ें आपको याद होंगी। फिर से ध्यान दो बेटा, अभी भी आपको बताया गया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो बॉन्ड होगा, कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड होगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्लियर? आयनिक बॉन्ड में किस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका क्या नाम होता है, तो उसको आप बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा इसका एक और नाम है जो बहुत ही फेमस है, फिजिक्स में भी है, कूलॉम्बिक फोर्स, या बोल सकते हैं कूलॉम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो डिफरेंट चार्ज वाले फील्ड्स के बीच में डेवलप होता है। बात समझ में आ गई? तो ये बात हुई कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर कैसा होता है, इसके बारे में बात हो गई। अब हम आगे देखेंगे बेटा, जितने भी मेटल हैं अप्रॉक्सीमेट 92 या 94, थोड़ा सा डाउट है आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, 92 नंबर्स ऑफ मेटल प्रेजेंट हैं इन योर पीरियोडिक टेबल। तो क्या सारे नंबर ऑफ मेटल्स इस तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे? बात समझिए, क्या सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं? नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। कैसे? आप वहाँ पे कंडीशन देखेंगे बेटा, ऐसे मेटालिक सब्सटेंस या ऐसे मेटल जिनके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में, अभी बातें हो चुकी, वैलेंस सेल क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, ये बातें बताई जा चुकी हैं। आप देखेंगे जिनके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, केवल ऐसे ही मेटालिक सब्सटेंस आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमने आपको पढ़ा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 92 या 90 जितने भी होंगे सब पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, ऐसा नहीं बेटा। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं। उसमें पहला क्राइटेरिया मेटल के लिए हमने सेट कर दिया कि ऐसे मेटल जिनके वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वही आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और आउटर सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट में मौजूद होते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के कुछ एलिमेंट, सारे नहीं हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट ही मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं।
दूसरा देखो, नॉन मेटल का भी क्राइटेरिया सेट है। कौन कौन से नॉन मेटल होंगे बेटा? ऐसे नॉन मेटल्स जिनके आउटर सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। केवल इसी तरह के नॉन मेटालिक सब्सटेंस ही आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और आपको मालूम है, पीरियोडिक टेबल का चैप्टर आपने पढ़ रखा है कि ग्रुप 15, 16 और 17 एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कुछ एलिमेंट ऐसे आपको मिलेंगे जो आउटर सेल में 5th, 6th या 7th इलेक्ट्रॉन को स्टोर करके रखे हुए होंगे। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि कौन कौन से मेटालिक या नॉन मेटालिक सब्सटेंस आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। भाई पढ़ने की तो पूरी क्लास पढ़ रही है, लेकिन क्या सभी बच्चे टॉप करेंगे? क्या सभी बच्चे फेल हो जाएंगे? ठीक, ऐसा तो है नहीं। तो उसमें से कुछ टॉप करेंगे, कुछ फेल होंगे। तो उसका हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया, भाई अबव 33 या बिलो 33, इस तरह की कंडीशन पर हम बात करते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई है। अभी हमने आपसे शुरुआत में बात की थी कि ये जो चैप्टर है कहीं ना कहीं आपको को रिलेट करता हुआ चलता है। यहाँ पर रिलेट करा लीजिए, उससे पहले हमने आपको रिलेट कराया बॉन्डिंग को लेकर, यहाँ पर रिलेट करा लीजिए। सारे नॉन मेटल नहीं बॉन्ड बनवाएंगे, सारे मेटल नहीं बॉन्ड बनाएंगे, कौन बनाएगा? उसका एक क्राइटेरिया सेट कर दिया। सारे बच्चे टॉप नहीं करेंगे, कौन टॉप करेगा? एवं 90% वाले टॉप करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे नहीं फेल होंगे, कौन फेल होगा? जो नहीं पढ़ रहा है और जिसका बिलो 33% आ गया है। तो जैसे आपके ऊपर क्राइटेरिया लागू है, वैसे यहाँ पर भी नियम लागू कर दिया गया। बात समझ में आ गई? अब हम आगे बढ़ेंगे। बेटा कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट बॉन्ड के भी कैरेक्टर होते हैं। इसीलिए आपको शुरुआत में भी नाम लिया गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तो ये भी दिमाग में सेट कर लीजिए कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता है, बल्कि उसमें कुछ परसेंटेज कोवैलेंट बॉन्ड का भी कैरेक्टर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये नॉन डायरेक्शनल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसको हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पे बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, उम्मीद है आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, समझेंगे। आगे देखेंगे, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल आता है बेटा कि बॉन्ड कब बनेगा, कब आयनिक बॉन्ड होगा, कब कोवैलेंट बॉन्ड होगा, या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, इसको हम कैसे बताएंगे, इसको हम डाटा के बेस पे कैसे एनालाइज कर सकते हैं। उसी के लिए एक रूल बताया जा रहा है आपको, जिसको हम बोलते हैं पॉलिंग रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत ही आसान भी है। ठीक है, पॉलिंग रूल क्या है? पॉलिंग रूल सिंपल सा समझ लीजिए। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आ रहा है, आपको डाटा दिया जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपके पास 2 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स होंगे तो उनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू आपको दी जाएगी, तभी तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे बेटा। लेकिन उससे पहले आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। डाटा तो मिल गया, वैल्यू निकालना भी आ गया, लेकिन वैल्यू को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आपको नहीं पता है, तो उसको हम सीखेंगे। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है पॉलिंग रूल। पॉलिंग रूल क्या कहता है बेटा? अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है, तब वो जो वहाँ पर कंपाउंड है वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अगर डिफरेंस 1.7 से कम है, तब क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कितना ईजी है, देखिए। अगर इसको आप याद कर लेते हैं, अगर वैल्यू 1.7 के बराबर आ रही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डिफरेंस की वैल्यू 1.7 के बराबर आ रही है, तब 50% ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड और 50% ऑफ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर वैल्यू 0 आ जा रही है तो 100% कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये जो नियम आपने देखा, ये जो रूल आपने देखा, इसको हम बोलते हैं पॉलिंग रूल। और पॉलिंग रूल आपको बताता है कि बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। विद द हेल्प ऑफ डाटा यू कैन आंसर इट। आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। क्लियर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और सबसे ईजीएस्ट रूल हम तो मान रहे हैं। 1.7 ग्रेटर दैन 1.7 लेस दैन 1.7 इज इक्वल टू 1.7 और 0। और 2 बॉन्ड्स आपको बता रहा है कि आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा होगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में तन मन से जुटे होंगे। आगे के लेक्चर में आपको बताएंगे नेचर ऑफ बॉन्ड। जो आपके पास आयनिक बॉन्ड होगा, इसका नेचर हम कैसे डिसाइड करेंगे, या आपके पास जो कंपाउंड्स आ रहे हैं वो किस तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉलिंग रूल्स। इसलिए आपको पॉलिंग रूल्स यहाँ पे बता दिया गया ताकि आप ये बता सकें कि दिया गया कंपाउंड आयनिक बॉन्ड बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, उसके बारे में आप आंसर दे सकें।
तो बेटा आज की वीडियो लेक्चर में आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया गया आयनिक बॉन्ड का। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हैं इसके बेस पे, वो डिस्कस किया जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में आपके लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।